पून लिम है। ये सन 1918 में चाइना के एक जजीरे हैनन में पैदा हुआ था। जब ये 16 साल का हुआ तो बरतानिया रोजगार की तलाश में चला गया। अगले 8 बरस तक वो बरतानिया के मुख्तलिफ जहाजों में काम करता रहा और सन 1942 में बेल्लोमोंट SS नाम के एक जहाज पर काम करने लगा। ये जहाज ब्रिटिश अफवाज को जरूरत का सामान पहुंचाता था, क्योंकि उस वक्त दूसरी आलमी जंग चल रही थी, इसलिए इस जहाज का सफर खतरे से खाली नहीं था। एक दिन नवंबर सन 1942 को ये जहाज साउथ अफ्रीका के शहर केप टाउन से अमेरिका के लिए रवाना हुआ। इस जहाज में पून लिम के अलावा और 54 लोग भी सवार थे। कुछ दिन सफर बहुत अच्छे तरीके से चलता रहा, मगर 20 नवंबर सन 1942 को जर्मनी की एक यू बोट ने इस जहाज पर हमला कर दिया। ये हमला इस कदर अचानक था कि किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। हमले की वजह से जहाज पानी में डूबने लगा। ये शख्स काफी देर तक पानी में तैरता रहा। एक कश्ती नजर आई। ये शख्स उस कश्ती में सवार हो गया और उस कश्ती को जब चेक किया तो उसमें एक बॉक्स पड़ा हुआ था। इस बॉक्स में खाने के पैकेट पड़े हुए थे। अगले 10 दिन तक ये शख्स इसी खाने से काम चलाता रहा, लेकिन 10 दिन बाद वो खाना भी खत्म हो गया, मगर उसकी मदद के लिए इस समंदर में कोई भी नहीं आया। इतने बड़े समुंदर में ये शख्स अकेला तैर रहा था। इसके बाद जब खाना खत्म हो गया तो उसने मछलियां पकड़ना और खाना शुरू कर दी। आग न होने की वजह से उसको ये मछलियां कच्ची ही खाना पड़ती थी और मछलियों का खून पीकर वो अपनी प्यास बुझाता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो 133 दिनों तक इसी तरह समुंदर में इधर उधर भटकता रहा। अप्रैल 1943 में इस शख्स को एक छोटी सी कश्ती नजर आई। ये ब्राजील की कश्ती थी और इसमें मौजूद जो लोग थे वो वहां से मछलियां पकड़ने आए थे। ये शख्स किसी न किसी तरह अपनी कश्ती को घसीटता हुआ उन लोगों की कश्ती तक ले गया। कश्ती में मौजूद मछुआरे उस शख्स को ब्राजील ले गए। ये शख्स अगले 1 महीने तक ब्राजील के शहर बेलम के एक अस्पताल में जेरे इलाज रहा। जब ये मुकम्मल तरीके से सेहतयाब हुआ तो इसे वापस बरतानिया भेज दिया गया। बरतानिया के लोगों ने जब उसको जिंदा देखा तो वो यकीन ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको यही लगा कि जहाज डूबने की वजह से सारे मुसाफिर मारे गए हैं। इसी वजह से वहां पर किसी रेस्क्यू टीम को भी नहीं भेजा गया था। मगर ये शख्स 133 दिनों तक समुद्र में जिंदा रहकर पूरी दुनिया को हैरान कर गया। दोस्तों, ये सन 2015 की बात है। माहिरीन आसार कदीमा की एक टीम को मेक्सिको के शहर टेम्पलो मेयोर के नीचे एक इंतहाई पुरस्कार जगह मिली, क्योंकि इस जगह पर 650 से ज्यादा इंसानी खोपड़ियां दरियाफ्त की गई थी। जब यहाँ पर मजीद तहकीक की गई तो पता चला कि यहाँ पर 1000 से ज्यादा ऐसे सबूत मौजूद हैं जिनसे ये पता चलता था कि यहाँ पर एक एज़टेक कबीला आबाद था, जो कि अपने देवताओं को खुश करने के लिए इंसानों की बलि चढ़ाया करते थे, यानी कि आदमी का सर धड़ से अलग कर देते थे। उन लोगों का ये अकीदा था कि अगर उन्होंने इंसानों की बलि न दी तो सूरज नहीं निकलेगा, पूरी दुनिया में अंधेरे का राज होगा और ये दुनिया तबाह हो जाएगी। दोस्तों, ये जेम्स डेविस और इसकी बीवी लेडोना है। ये दोनों मियाँ बीवी कैलिफोर्निया में रहते थे। इन दोनों के पास एक पालतू चिंपैंजी था जिसका नाम ट्रैवी था। ये दोनों मियाँ बीवी इस चिंपैंजी का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। एक वक्त ऐसा आया कि इस चिंपैंजी ने बहुत से लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने आस पड़ोस में भी बहुत से लोगों पर हमला किया। जब भी ये बाहर घूमने जाता तो लोगों पर हमला कर देता। ये सब कुछ देखते हुए चिड़ियाघर के अमले ने उसे चिड़ियाघर में चिंपैंजी के पिंजरे में रख दिया। ये दोनों मियाँ बीवी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो शुरू दिन से ये चाहते थे कि उनका पालतू उनके पास ही रहे और इस बात के लिए वो कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे थे। ये 3 मार्च सन 2005 की बात है। ये दोनों मियाँ बीवी चिंपैंजी से मिलने चिड़ियाघर गए। वहाँ पर ट्रैवी के साथ 2 और चिंपैंजी थे। जब ये दोनों मियाँ बीवी अपने चिंपैंजी से मिल रहे थे तो पिंजरे में मौजूद चिंपैंजीज उन्होंने उन पर हमला कर दिया। ये हमला अचानक और इस कदर शदीद था कि डेविस का चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया और लेडोना के जिस्म पर बहुत से बड़े बड़े जख्मों के निशानात बन गए। पास खड़े लोगों ने उनको बचाने की भरपूर कोशिश की। इसी दौरान हमला करने वाले दोनों चिंपैंजी भाग गए। दोनों मियाँ बीवी को अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। ये दोनों मियाँ बीवी सेहतयाब तो हो गए, मगर डेविस का चेहरा बुरे तरीके से खराब हो चुका था। इन दोनों का नाम जॉर्ज और विली मोस था। ये दोनों भाई सन 1890 को वर्जीनिया अमेरिका में एक अफ्रीकी गरीब खानदान में पैदा हुए थे। इन दोनों भाइयों को एक अजीब किस्म की बीमारी थी और इस बीमारी को एल्बिनिज्म कहा जाता है। इस बीमारी की वजह से इन दोनों भाइयों का सारा जिस्म और सर के बाल सफेद हो चुके थे। उस वक्त अभी लोग इस बीमारी के बारे में जानते नहीं थे, इसलिए उनके आसपास रहने वाले लोग उनको अपना हिस्सा नहीं समझते थे।
ये दोनों जब छोटे थे और अपने घर के बाहर खेल रहे थे तो एक आदमी ने उन दोनों को अगवा कर लिया और इन दोनों को एक ट्रैवलिंग सर्कस वाले के हाथ बेच दिया। सर्कस के अमले ने उनके बालों और सफेद जिल्द को देखकर उनका खूब फायदा उठाया और लोगों में उनकी एक मनगढ़ंत कहानी मशहूर कर दी। सबसे पहले दोनों भाइयों के नाम इको और लेको रखे। जब सर्कस के लिए इन भाइयों को पेश किया जाता तो लोगों को यही बताया जाता कि ये दोनों मरीख सैयारे की मखलूक हैं। सर्कस में काम करते हुए ये दोनों भाई काफी ज्यादा मशहूर हो गए और लोगों ने इनका नाम मरीख सैयारे का दूध रख दिया। इन दोनों की माँ का नाम हैरियट मूस था। ये एक बहादुर औरत थी। काफी ज्यादा वक्त गुजर जाने के बावजूद भी ये अपने बच्चों को ढूंढती रही। एक मर्तबा जब वो ट्रैवलिंग सर्कस वर्जीनिया में आता है तो हैरियट अपने दोनों बच्चों को देखकर पहचान लेती है। पहले तो उस औरत ने सर्कस वालों से अपने दोनों बच्चे मांगे। जब सर्कस वालों ने बच्चे देने से इनकार कर दिया तो इस औरत ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। उस वक्त ये एक तारीखी वाकया माना जाता था क्योंकि हैरियट एक स्याफाम खातून थी और उसने सर्कस वालों पर केस किया जो उन वक्तों में काफी ताकतवर हुआ करते थे। आखिरकार ये औरत मुकदमा जीत गई और इसके दोनों बच्चे उसके हवाले कर दिए गए। सर्कस वालों को दोनों भाइयों का खर्चा भी बर्दाश्त करना पड़ा। रिहा होने के बाद ये दोनों भाई आम इंसानों जैसी जिंदगी गुजारते हैं। इको जॉर्ज मूस सन 1972 में इस दुनिया से रुखसत हुआ, जबकि इको विली मूस का इंतकाल 2001 में 108 साल की उम्र में हुआ। ये सन 1607 की बात है। 104 अंग्रेज खानदान अमेरिका के मशरकी साहिल पर पहुंचे। इन लोगों ने वर्जीनिया में एक बस्ती बसाई जिसको जेम्स टाउन का नाम दिया गया। ये इस मकाम पर अंग्रेजों की पहली बस्ती थी। जेम्स टाउन बस्ती का सफर इतना आसान नहीं था। इन लोगों ने भूख और जिंदा रहने के लिए जो कोशिशें की, इन कोशिशों को आज भी याद किया जाता है। इस बस्ती के शुरू के चंद साल काफी नाखुशगवार रहे। पहले ही साल यानी सन 1608 की सर्दियों में 104 खानदानों में से सिर्फ 38 खानदान ही जिंदा बच सके। इसके बाद सन 1609 की सर्दियों में इन लोगों की और बुरी हालत हो गई। उस दौर में लोग भूख की वजह से इतने मजबूर हो गए थे कि उन्होंने घोड़े, कुत्ते और चूहे तक खाने से दरेग नहीं किया। यहाँ तक कि चमड़े के जूते और पट्टों को भी उन्होंने अपनी खुराक बना लिया। उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया, बल्कि उनकी हालत पहले से भी अबतर हो गई थी। आखिर में उनके पास एक ही रास्ता बचा और वो रास्ता ये था कि इंसानों को बतौर खुराक इस्तेमाल किया जाए। माहिरीन आसार कदीमा की एक टीम ने सन 2012 में जेम्स टाउन बस्ती की जगह से एक 14 साल लड़की की बाकियात दरियाफ्त की। इन बाकियात को जैन नाम दिया गया। उसके मर जाने के बाद उसे बतौर खुराक इस्तेमाल किया गया था। रिसर्चर्स ने उस लड़की की खोपड़ी से उसका पूरा चेहरा तख्लीक कर लिया। उसका चेहरा कुछ इस तरह से नजर आता था। इस बस्ती में जॉर्ज नाम का एक हाकिम था। इस आदमी ने सन 1625 में इंसानों को खुराक बनाए जाने के खिलाफ आवाज उठाई। इस शख्स को एक आदमी ने बताया था कि उसकी हामिला बीवी को किसी ने मार दिया है और फिर उसकी बीवी को खाने के तौर पर इस्तेमाल भी कर लिया है। जब ये बात जॉर्ज को पता चली तो उसने अपनी बीवी के कातिल को अपने हाथों से मार दिया। ऐसे वाकयात पर काफी लंबे अरसे तक सवालात उठते रहे। सन 1610 तक इस बस्ती में जो लोग जिंदा बच गए थे उन लोगों ने इस जगह को छोड़ने का फैसला किया, मगर यहाँ पर और नए लोग आने लगे। इसी वजह से पुराने लोग भी यहीं पर रहने लगे। फिर उनका एक नया हाकिम जिसका नाम जॉन रॉल्फ था वो आया और उसने इस बस्ती में तंबाकू की खेती करना शुरू की। इस तरह यह बस्ती तरक्की की राह पर गामजन हुई।